रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं रोती पीटती अपने बाप के दरवाजे पर वापस पहुंच गई थी, जिस शख्स से मैंने बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, जिसके साथ रुखसत होने के लिए मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ी हुई थी। उस शख्स ने शादी की रात जो जुल्म मुझ पे ढाया था, मेरी कमर टूट के रह गई थी। कुछ ही देर बाद मेरे बाप ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। मैं फूट फूट के रोने लगी, अपने बाप से माफी मांगने लगी। अब्बा मुझे अंदर लेकर आए, कहने लगे बेटी जो कुछ भी हुआ है शायद इसी में खुदा की मर्जी हो। अब्बा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं था कि मैं दुल्हन बनी रोती पीटती वापस क्यों लौटी हूं। मैं हैरत से अब्बा को देखने लगी तो एकदम ही अब्बा के चेहरे के तासुरात बदले। फिर अब्बा कहने लगे मुझे तुम्हारे ससुराल से फोन आया था कि तुम्हारे शौहर ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो खुद उन लोगों ने मुझे बता दिया था। अब्बा की बात सुन के मैं फिर से रोने लगी। अब्बा से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपनी पसंद से शादी को तरजीह दी और देखे मेरे साथ क्या हुआ। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और इस बात का भी एहसास हो रहा था कि अपनी मर्जी करके मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। मेरी अम्मा भी चली आई, उन्होंने भी मुझे सीने से लगाया, समझाने लगी कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया, कहने लगी तुम आराम करो, सुबह इस मामले पे बात करेंगे। अम्मा के जाने के बाद मैं ऐसे ही बिस्तर पे लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिससे मैंने दीवानों की तरह मोहब्बत की थी। मैंने आंखें बंद की तो कुछ देर पहले का मंजर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे इर्द गिर्द हर तरफ फूल ही फूल थे। मैं अपने शौहर मोहसिन का इंतजार कर रही थी, और फिर जब वो कमरे में आया तो मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगी। इस लम्हे का तो मैंने कितने महीनों से बेसब्री से इंतजार किया था, क्योंकि मैं और मोहसिन एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहीं से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब मोहसिन ने रिश्ता भेजा था तो अब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि वो एक अच्छा शख्स नहीं है और मेरी उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जैसे तैसे अब्बा को राजी किया, और फिर जब शादी की रात वो मेरे पास आया तो मेरे करीब बैठकर उसने बगौर मेरा जायजा लिया। फिर कहने लगा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने जज्बात हैं। इस रात को लेकर मैंने कितने अरमान सजाए थे, लेकिन आज की रात मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बना सकता। मोहसिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वो इस तरह की बात क्यों कह रहा है। वो कहने लगा शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। उसकी इस बात पर तो मैं पूरी तरह ही उछल पड़ी। मैंने मोहसिन से कहा क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर मोहसिन ने मुझे वो 3 अल्फाज सुनाए जिनको सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोती पीटती वापस अपने घर चली आई, लेकिन ये बात किस तरह मेरे जहन से निकलती कि मैंने एक ऐसे शख्स के हाथों धोखा खाया जो मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन वही ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि अगर मोहसिन को मुझे तलाक ही देनी थी तो फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, क्यों मुझे अपना बनाया, और इस तरह अचानक तलाक देने के पीछे क्या वजह थी, जबकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर सुबह के वक्त मुलाजिमा ने आके बताया कि मोहसिन साहब आए हैं। मैं एकदम ही उठ बैठी। नफरत और गुस्से से भरे जज्बात लेकर मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची ताकि मोहसिन का गिरेबान पकड़ के उससे सवाल जवाब कर सकूं कि उसने मुझ पर यह सितम क्यों ढाया। रात को तो वो तलाक देते ही कमरे से निकल गया था, मगर अब जब वो खुद चल के यहाँ आया था तो उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना था। मगर ड्राइंग रूम के दरवाजे पे पहुंच के मैं ठटक गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने मुलाजिमा की तरफ नजर डाली तो वो कहने लगी कि बड़े साहब मोहसिन साहब के साथ अंदर बंद है। मुझे यकीन था कि मेरे अब्बा ने उससे मेरी बर्बादी का बदला जरूर लेना है। मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी यह बर्बादी उनकी बर्दाश्त से भी यकीनन बाहर थी। मैं दरवाजे से लग के खड़ी हो गई ताकि अंदर से आने वाली आवाजें सुन सकूं, लेकिन काफी देर तक भी मुझे कुछ सुनाई ना दिया। और फिर जब ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला तो मेरी नजर अब्बा के चेहरे पर पड़ी। मुझे देख के अब्बा धीरे से मुस्कुराए
اور مجھے اندر بلایا۔ میں بہت غصے کے عالم میں اندر داخل ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں محسن کا گریبان پکڑتی، ابا نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ کہنے لگے، بیٹی تسلی سے ساری بات سن لو، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا۔ ابا کا اتنا نرم اور ٹھنڈا مزاج دیکھ کر میں چونک اٹھی۔ ابا کو تو اس وقت غصے کی انتہا پہ ہونا چاہیے تھا اور محسن کو دھکے مار کے گھر سے نکالنا چاہیے تھا، لیکن ابا بڑے تحمل اور بڑے سکون سے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ابا نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ابا کہنے لگے، محسن اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، اس نے جان بوجھ کے تمہیں طلاق نہیں دی، اس لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ابا کی بات پہ میرا مزاج بگڑ گیا۔ میں نے ابا سے سخت لہجے میں کہا کہ محسن نے اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھے طلاق دی تھی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محسن نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا؟ اور مان بھی لیں، اگر محسن نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا تو بھی وہ مجھے طلاق دے چکا ہے۔ اب ہمارا ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک نظر محسن پہ ڈالی، روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو تم نے کھیل بنا دیا۔ میری بات سن کے محسن میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو انجم، میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ رات کو میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، بس اس لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی، ورنہ تم جانتی ہو میں بھی تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاید کسی کو ہمارے رشتے سے حسد ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہوا ہے، لیکن ابھی یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا سوائے میرے گھر والوں کے، اس لیے میں تمہیں عزت سے واپس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بات ہمارے گھر کی گھر میں ہی رہ جائے گی اور ہمارا رشتہ برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ محسن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ محسن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کیسے خود پر سے قابو کھو بیٹھا تھا۔ مجھے محسن کی بات پہ یقین ہے، اس نے جان بوجھ کے تم پر یہ ظلم نہیں ڈھایا، اس لیے بہتر ہے کہ اس رشتے کو دوبارہ سے خاموشی سے قائم کیا جائے تاکہ بدنامی سے بھی بچ سکے اور تم سے حسد کرنے والے اور بھی خاک ہو جائے۔ ابا اور محسن کی باتوں نے مجھے اس قدر کنفیوز کر دیا کہ میں کبھی محسن کو دیکھتی، کبھی ابا کو۔ ابا کہنے لگے، اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے، بس تم محسن کی محبت پر یقین کر لو۔ ابا کی باتوں نے مجھے بالکل حیران کر دیا تھا، کیونکہ پہلے ابا اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، بار بار وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ محسن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اب ابا خود کہہ رہے تھے کہ محسن نے میرے ساتھ جان بوجھ کے یہ زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ مجھے دوبارہ اس کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ کسی کے حسد یا جادو کا نتیجہ ہے تب بھی میرا محسن کے ساتھ واپس جانا ممکن نہیں ہے، آپ کیسے مجھے واپس محسن کے ساتھ بھیج سکتے ہیں؟ پھر ابا نے مجھے ایک ایسا راستہ بتایا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، ابا حلالہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں کیسے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہوں؟ اگر اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ابا کہنے لگے، اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ تمہارا حلالہ کسی باہر کے انسان سے نہ ہو بلکہ گھر میں ہی ہو جائے۔ اب کی بار تو میں اور بھی حیران رہ گئی کہ ابا کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا۔ پھر جو کچھ محسن نے کہا وہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، بس وقتی طور پر حلالہ ہی تو کرنا ہے تو پھر کیوں نہ تمہارے ابا کے ساتھ ہی تمہارا حلالہ کر دیا جائے۔ مجھے لگا محسن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، پہلے اس نے مجھے طلاق دی اور اب وہ اس قدر فضول بات کر رہا تھا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا جنہیں اس بات پر اس کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ابا اس کی بات پر ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے، محسن ٹھیک کہہ رہا ہے، بس نکاح کر کے طلاق ہی تو دینی ہے، پھر تم واپس محسن کے نکاح میں چلی جانا۔ کچھ دیر تو میں نے پسو پیش سے کام لیا، لیکن جب محسن نے رو دھو کے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور ابا نے بھی مجھے سمجھایا کہ میرے لیے اس شادی کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے، تو میں مان گئی۔ میرے ابا نے 2 لوگوں کی موجودگی میں
मुझसे निकाह किया, फिर खुद ही कुछ देर में मुझे तलाक दे दी और मेरा और मोहसिन का निकाह पढ़ाकर मुझे मोहसिन के साथ भेज दिया। मेरा मोहसिन से दोबारा रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन न जाने क्या बात थी कि दिल नहीं जुड़ सका। जो कुछ वो कर चुका था उसके बाद दोबारा उसके लिए दिल में मोहब्बत जैसे जज्बात पैदा होना नामुमकिन हो चुका था। मोहसिन मुझे इज्जत के साथ दोबारा अपने घर लाया था, फिर उसने मुझसे ताल्लुक कायम कर लिया, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं मैंने खुद को खो दिया। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई। मोहसिन हर तरह से मेरा ख्याल रख रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता था जैसे ये सब दिखावा हो। ये डर मेरे दिल में बैठ गया था कि ये दोबारा भी मेरे साथ वही सब कुछ कर सकता है जो पहले कर चुका है। कुछ ही दिन हमारी शादी को गुजरे थे कि मैंने एक अजीब सी तब्दीली देखी। मोहसिन जो एक मिडिल क्लास घर से था, उसके पास काफी पैसा आ गया। उसने नई गाड़ी भी खरीद ली और पिछले कुछ दिनों से वो नया घर लेने की बातें कर रहा था। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन वो दफ्तर से लौटा, कहने लगा मैंने जमीन पसंद कर ली है, बस अब उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर पैसे जोड़ते हैं, चंद दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, कहने लगा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब आसानी से भी ये काम हो सकता है। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसी रात मोहसिन ने अचानक से मुझे एक दफा फिर तलाक थमा दी। मैं कमरे में सोने के लिए बिस्तर सेट कर रही थी जब वो अपनी माँ के कमरे से मेरे पास आया। आते ही कहने लगा, अंजुम मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उसकी बात सुन के मैं हक्का बक्का सी उसे देखती रह गई। कुछ देर पहले तक उसका मिजाज बिल्कुल ठीक था, फिर अब अचानक से उसे क्या हुआ। मुझे लगा मेरी सास ने शायद उसे कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने अपना सामान उठाया, एक दफा फिर रोती पीटती वापस अपने मैके चली आई। इस बार भी दरवाजा मेरे बाप ने खोला और मुझे सीने से लगा लिया। मुझे सब्र करने का कहने लगे। सारी रात मेरी रोते हुए गुजर गई। सुबह एक दफा फिर मोहसिन हमारे घर चला आया। अब्बा उसके साथ ड्राइंग रूम में बंद हो गए। उन दोनों के दरमियान काफी देर तक कुछ चलता रहा। फिर अब्बा ने मुझे बुलाया। एक दफा फिर मोहसिन ने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा मैं बहुत गुस्से में था, परेशान था, मुझे जमीन के लिए पैसे चाहिए थे, बस मैं इन्हीं मसलों में इतना उलझा हुआ था कि तुम पर अपनी परेशानी की वजह से ये जुल्म कर बैठा। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। न जाने मुझ पे ऐसी कौन सी चीज हावी हो जाती है कि मेरी जुबान से वो अल्फाज निकल जाते हैं जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मोहसिन मेरे कदमों में आके बैठा तो मैंने उसे धक्का देके पीछे हटाया। कहा कि अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन अब्बा ने फिर मुझे समझाना शुरू किया। कहने लगे औरत को घर बसाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इस मुआशरे में तलाक याफ्ता औरत को कोई बर्दाश्त नहीं करता। सब तुम्हारे ही किरदार पे कीचड़ उछालेंगे, सब तुम्हें बुरा भला कहेंगे। सारी जिंदगी बाप की दहलीज पर बैठने से अच्छा है कि अपने शौहर के साथ समझौता कर लो। वैसे भी मोहसिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने गुस्से में अब्बा को देखा। कहा कि आप ही तो कहते थे कि मोहसिन अच्छा इंसान नहीं है। अब जब मुझे इस बात पे यकीन आ गया है तो आप क्यों मुझे इसके साथ जाने पे मजबूर कर रहे हैं, जबकि वो मुझे फिर से तलाक दे चुका है। अब्बा कहने लगे जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी, मगर अब मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हें इस घर में मजीद नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम दुनिया के तंज और तानों का शिकार हो। इसलिए एक दफा फिर मैं तुम्हें मोहसिन के साथ वापस जाने का कहूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। तुम अपनी माँ के साथ इस घर में तन्हा रहना, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जमाने का सामना कर सकूं, ये रुसवाई और जिल्लत बर्दाश्त कर सकूं कि मेरी इकलौती बेटी को तलाक हो गई है। अब्बा ने बिल्कुल अजीब सी बात कह दी। वो अपने और अम्मा के रिश्ते को दरमियान में ले आए और मैं हक्का बक्का सी रह गई। अब्बा ने मुझे इस कदर मजबूर किया कि एक दफा फिर मैं मोहसिन के साथ रिश्ता जोड़कर उसके घर पहुंच गई। लेकिन इसके लिए मुझे फिर अपने बाप के साथ हलाला करना पड़ा, और ये वो बात थी जिसने मुझे शर्म से जमीन में गड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता था मैं
कभी खुद को आईने में नहीं देख सकूंगी, अपनी माँ से नजर नहीं मिला सकूंगी। मैं कैसे अपनी ही माँ के शौहर के साथ हलाला कर सकती थी। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे थी कि इन सब बातों पर मेरी माँ को भी कोई एतराज नहीं था। वो भी मेरे बाप का भरपूर साथ दे रही थी और मुझे समझा रही थी कि मेरे लिए ये रिश्ता संभालना कितना जरूरी है। जबकि मुझे ये लगता था कि अगर मैं मोहसिन से अलग हो जाऊं तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। मैं एक पढ़ी लिखी काबिल लड़की थी, खूबसूरत थी, मुझे तो कोई भी शख्स मिल सकता था। फिर मेरे बाप को मोहसिन में ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई कि वो जबरदस्ती मुझे ये रिश्ता निभाने पे मजबूर कर रहे थे। मैं अपने आप में इस कदर उलझ गई थी कि इर्द गिर्द का होश भी नहीं था। मैं एक बार फिर मोहसिन के साथ अपने मुर्दा रिश्ते को जीने की कोशिश कर रही थी और मोहसिन की तो कोई खुशी ही अलग थी, क्योंकि वो जमीन खरीद चुका था और अब उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि मोहसिन के पास ये पैसा आया कहाँ से। अगर वो इस पैसे के लिए इतना परेशान था कि उसने दबाव में आके मुझे तलाक दे दी, तो फिर मेरे वापस आते ही उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया। मोहसिन के बदलते हुए हालात मेरे सामने थे, लेकिन ऐसा कोई जरिया मेरे सामने नहीं था। आज उसकी वजह से उसके हालात बदल रहे थे, ये बात मुझे परेशान कर रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरा शौहर कोई गैर कानूनी या नाजायज काम कर रहा है, क्योंकि हक हलाल की कमाई से कोई इंसान इतनी जल्दी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ता जितनी जल्दी मेरे शौहर ने उरूज हासिल करना शुरू कर दिया था। मैं हर वक्त परेशान सी रहती। कभी कभी तो मुझे इस कदर रोना आता कि मैं सारा सारा दिन घर के किसी कोने में बैठ के आंसू बहाती रहती। लेकिन मोहसिन को मेरी हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो बस अपनी तरक्की को एंजॉय कर रहा था। सारा वक्त अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर बातें करता, कैसा घर बनाऊंगा, ये रखूंगा, वो रखूंगा, बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, अम्मा को लेके उम्रे पे जाऊंगा, वगैरह वगैरह। उसकी अपनी जिंदगी के अपने मंसूबे थे जिनमें शायद मेरा होना या ना होना बराबर था। एक दिन मैं घर के माहौल से बहुत ज्यादा उकता गई। मैंने कुछ देर के लिए घर से निकलना मुनासिब समझा। मोहसिन अपनी नौकरी पे गया हुआ था। मैं खामोशी से घर से निकल गई और बेमकसद यहाँ वहां घूमने फिरने लगी। ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में दाखिल होते हुए मुझे मेरी फुफ्फो नजर आ गई, जिनसे मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। एक दो दफा वो हमारे दरवाजे पे आई थी, लेकिन न जाने उनके और अब्बा के दरमियान ऐसी क्या बात हुई कि अब्बा ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया था। अब्बा का कहना था कि वो लोग हमसे हसद करते हैं, इसलिए अब्बा उन्हें हमारे घर से दूर रखते हैं। अब्बा की बात याद आते ही फुप्पो को देखकर मैंने रास्ता बदलने की कोशिश की, मगर फुप्पो ने मुझे आवाज देके रोक लिया। कहने लगी, अंजुम मेरी बेटी, मेरी बात सुनो, तुम कैसी हो? वो एकदम मेरे गले लग गए। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो मेरी खैर खैरियत पूछने लगी। मैं फुप्पो से मिलकर अपने जज्बात पे काबू ना रख सकी और फूट फूट के रोने लगी। शायद मुझे किसी सहारे की तलाश थी, कोई ऐसा शख्स जिससे मैं अपने दिल की परेशानी, अपनी हालत बयान कर सकती। और ऐसे में फुप्पो का मिलना और मेरे लिए जज्बाती होना मेरे दिल को खोल गया। मैंने फुप्पो को ना चाहते हुए भी हर बात बता दी, शुरू से आखिर तक सारी बात, और सब कुछ सुनकर फुप्पो का मुंह खुले का खुला रह गया। कहने लगी, मैं उस जालिम इंसान से तुम्हें बचाना चाहती थी, इसीलिए बार बार तुम्हारे दरवाजे पे आती थी, लेकिन वो शख्स हमेशा मुझे भगा देता था। तुम्हारा बाप इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हें उसके साथ छोड़ा जाता, लेकिन तुम्हारी माँ ने जबरदस्ती तुम्हें हमसे छीना और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। फुप्पो की बात सुन के मैंने ना समझी से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप से तलाक ले ली थी और हुजूर जबरदस्ती से तुम्हें अपने साथ ले गई थी, क्योंकि उसका चक्कर तुम्हारे सौतेले बाप के साथ चल गया था। तुम्हारी माँ को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तुम्हें इसलिए अपने साथ ले गई थी ताकि वो तुम्हारे जरिए तुम्हारे सगे बाप की जायदाद को हासिल कर सके। हमने बहुत दफा कोशिश की कि तुम्हें वापस ले लें ताकि तुम्हारी अच्छी तरबियत हो सके, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले ना किया। तुम्हारा सगा बाप सारी जिंदगी तुम्हारे लिए एड़ियां रगड़ता रहा और मरते वक्त भी वो तुम्हारी मोहब्बत में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गया।
जब वकील ने वसीयत के कागजात खोले तो पता चला कि वो जायदाद तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें मिलनी थी। ये फैसला तुम्हारे बाप ने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हारी जायदाद को हड़प ना कर ले। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सगी माँ हो के भी वो तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। वो दोनों चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा घर बसे, तुम अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारो। यकीनन उन्होंने तुम्हारे शौहर को भी कोई ना कोई लालच दिया होगा जब भी वो तुम्हारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। फूफू की बात सुन के मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा जुल्म कर सकती है, और जिसे मैं अपना बाप समझती आई थी वो मेरा बाप ही नहीं था। फूफू की बातों पे कभी मुझे यकीन होता, कभी मैं बेयकीनी का शिकार हो जाती। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फूफू कहने लगी कि तुम खुद सच्चाई मालूम करने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने फूफू से रुखसत ली और सीधे अपनी अम्मा के पास पहुंच गई। शायद किस्मत को मुझ पे रहम आ गया था, क्योंकि मैं जब अम्मा के कमरे के दरवाजे पे पहुंची तो वो मेरे सौतेले बाप से बात कर रही थी। कह रही थी, कब तक ये तलाक और हलाले का चक्कर चलाओगे? कुछ ही दिनों की बात है, अब की बार तुम्हारी बेटी तलाक लेके लौटेगी तो मुलाजिमों के सामने मैं यही बात रखूंगा कि वो जहनी मरीजा है, इसीलिए उसका शौहर उसे बार बार तलाक देता है, फिर वो खुद ही जिद करके अपने शौहर के साथ लौट जाती है। मुलाजिमों को इतना ही सच पता है जितना हमने उन्हें बताया है। जब यही बात वकील के सामने जाएगी तो उसकी जायदाद खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि हम उसे जहनी मरीजा साबित कर देंगे। उसका बेवकूफ शौहर तो कुछ लाख में ही उसे तलाक दे देता है, इसलिए उसे ठिकाने लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अब की बार वो लौटेगी तो हम उसे वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि उसे नफ्सियाती मरीज साबित कर देंगे, बल्कि शायद साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। वो इस तलाक और हलाले के चक्कर से पहले ही जहनी मरीजा हो चुकी है। उसके बाद तुम उसे कमरे में बंद कर देना, फिर कानून के मुताबिक उसकी जायदाद खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम्हारे शौहर ने ये शर्त ना रखी होती कि शादी के 1 साल के बाद जायदाद उसे मिलेगी, तो मैं पहली बार में ही आसानी से ये सब कुछ हासिल कर लेता। लेकिन तुम्हारे शौहर ने मरते मरते भी हमें इस मुश्किल में फंसा दिया। अपने बाप की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उनकी बात सच थी। वाकई अगर मुझे फिर से तलाक होती तो मैं नफ्सियाती मरीजा बन जाती। मैं खामोशी से अपने घर से वापस बाहर निकल गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने माँ बाप को नहीं समझ सकी, या शायद ये ऐसा एक अंधा एतबार था कि मैं सब कुछ देख कर भी कुछ ना देख सकी। मैंने सीधा पुलिस स्टेशन की राह ली और अपने शौहर और अपने माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी फुप्पो ने मेरा साथ दिया और फिर सब लोग गिरफ्तार हो गए। मेरी जायदाद मुझे मिल गई। मोहसिन ने मुझसे माफी मांगने की कोशिश की। वो कहने लगा कि मेरे बाप ने उसे लालच दिया था कि जब जब वो मुझे तलाक देगा तब तब मेरा बाप उसे 25 लाख रुपया देगा, इसलिए वो उनकी बातों में आ गया था। लेकिन अब मैं उसको माफ नहीं कर सकती थी। उसने 25 लाख के बदले मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और अपने बाप की जायदाद से एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। इस हादसे ने रिश्तों पर से मेरा एतबार खत्म कर दिया था। मैं अब दोबारा शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं सारी जिंदगी तन्हा रहना चाहती हूँ। आप लोग बताएं, क्या मेरा फैसला ठीक है?